हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज आगे स्टार्ट करते हैं, चले। पहले तो हम जो कल पढ़ा था उसके ऊपर वापस से विचार विमर्श करते हैं। हमने कल पढ़ा था, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ी थी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म थी कॉमनली ऑपरेट, पर्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशंस एंड रिसर्च। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कंप्यूटर है उसको किस भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर को किस भाषा से लिया गया था, वो भाषा थी आपकी लैटिन भाषा। वो शब्द पूछ ले तो शब्द क्या था आपका, कंप्यूट था। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संगणक। उसके बाद में हमने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर के पार्ट्स आपके होते हैं दो, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर डिवाइस कहलाती हैं। हार्डवेयर डिवाइस के पार्टों के बारे में पढ़ा था। हार्डवेयर आपके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बारे में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को जिस माध्यम से कोई भी निर्देश पहुंचाते हैं वो सभी डिवाइसेज आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, जिसमें आपका माउस भी शामिल है, कीबोर्ड भी शामिल है, MICR भी है, OCR भी है, BCR भी है। तो ये सभी डिवाइसेज हैं जो आप इनपुट के रूप में यूज करते हो, जिसके माध्यम से आप इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हो। वहाँ पर हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, कुछ शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा जाना था जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे फंक्शंस की F12 है, F7 है, F5 है, F2 है, F1 है, या फिर कंट्रोल की हैं वो हैं। वहाँ पर कल एक छोटा सा पार्ट रह गया था कीबोर्ड का, वो थी एडिटिंग की का भाग, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कीबोर्ड का एक भाग बच गया, एडिटिंग की, जिनका प्रयोग टाइपिंग के दौरान या किसी चीज़ को हटाने के लिए किया जाता है। वो सभी की होती हैं आपकी एडिटिंग की, जिनमें सबसे पहले की शामिल है डिलीट। दूसरी की है वो है आपकी बैक स्पेस। तीसरी की है वो है स्पेस बार। स्पेस बार। और उसके बाद में चौथी की आती है वो आपकी आती है टैब की। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न डिलीट की से पूछा जाता है। डिलीट की से क्या पूछा जाता है, एक चीज़ तो सभी को पता होगी आपको कि किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से किस की का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा डिलीट की। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। फाइल को परमानेंट हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है।
बहुत बार पूछा जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंट हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट की। आपको शिफ्ट की के साथ में डिलीट की का प्रयोग करना है और फाइल को जब एक नोटिफिकेशन आएगा डिलीट करने के लिए, उसमें आपको यस या नो पूछेगा, वहाँ पर आपको यस करना है, जहाँ से आपकी फाइल क्या हो जाएगी? कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये कई पर्सन से यहाँ से भी पूछ सकता है कि डिलीट की से यदि हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमारी कहाँ पर सेव होती है? तो वो फाइल हमारी सेव होती है रिसाइकल बिन में। कहाँ पर सेव होती है? रिसाइकल बिन में हमारी फाइल सेव होती है। जब हम डिलीट की से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो हमारी फाइल कहाँ पर सेव होगी? रिसाइकल बिन में होगी। दूसरा प्रश्न से यह पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को परमानेंट हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। उसके बाद में एक क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है कि जो है आपकी टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे MS वर्ड में कोई भी चीज़ आप टाइप करते हो, तो उसमें से लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तब आपका आंसर क्या होगा? डिलीट की। डिलीट की है जिसका प्रयोग टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। यदि यह आ जाए कि टेक्स्ट को राइट साइड से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट को राइट से हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। से टेक्स्ट को हटाने के लिए तो ये तो बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि बैक स्पेस का सभी को पता रहता है कि बैक स्पेस का कार्य राइट साइड से टेक्स्ट को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन पर्सन को कंफ्यूज में डालने के लिए कई बंदा ये पूछ सकता है कि लेफ्ट साइड से यदि आपको एक एक टेक्स्ट को हटाना है तब आप किसकी का यूज करोगे? तब आपका आंसर क्या होगा? डिलीट की का आप यूज कर सकते हो। तो डिलीट की से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, डिलीट की को किसके लिए यूज किया जाता है? किसी भी फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए। यदि आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है तब आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज कर सकते हो। तीसरा, डिलीट से प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? डिलीट की। बैक स्पेस का सभी को पता है कि बैक स्पेस का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है? राइट साइड से टेक्स्ट को हटाने के लिए। तो राइट साइड से यदि आपको टेक्स्ट को हटाना है तब आप किसका यूज कर सकते हो? बैक स्पेस की का यूज कर सकते हो। उसके बाद में स्पेस की का सभी को पता है, एक स्पेस की जगह छोड़ने के लिए वन स्पेस छोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेस बार का यूज करते हैं। यहां से पर्सन से ये पूछता है बंदा कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो स्पेस बार है, यह है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तब आपका आंसर क्या होगा? स्पेस बार। या फिर यह पूछ सकता है कि स्पेस बार से कितना स्पेस छूटता है? तो वो स्पेस कितना होता है आपका? 0.1 इंच। उसके बाद में टैब की से पूछ सकता है कि टैब की का यूज किसके लिए किया जाता है? तो टैब की है वो 5 स्पेस के लिए यूज होती है, 5 स्पेस के लिए।
5 स्पेस के लिए हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं एक साथ, और वो इस जगह कितनी होती है 0.5 इंच। तो यहाँ पर कुछ पर्सन्स थे जो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए टॉपिक रह गया था थोड़ा सा भाग आपका कीबोर्ड का। तो इसमें आपको सबसे पहले डिलीट की को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पर्सन्स लगभग पूछ सकता है बंदा। या तो ये पूछ लेगा किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए आप किस की का यूज़ करोगे, तो वो की कौन सी है आपकी Shift+Delete। या फिर ये पूछ लेगा किसी भी फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कीबोर्ड से किस की का यूज़ किया जाता है, तब आपका आंसर होगा डिलीट। उसके बाद में ये पूछ सकता है किसी भी टेक्स्ट फाइल में एक टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तब भी आपका आंसर होगा डिलीट की। या फिर ये पूछ लेगा बंदा कि डिलीट की से डिलीट होने वाली फाइल कहाँ पर सेव होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन में सेव होती है आपकी फाइल। अब बात करते हैं उसके बाद में हमने जो कीबोर्ड के बाद में हमने OMR को पढ़ा था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो आपकी OMR आंसर शीट आती है उसको रीड करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली जो डिवाइस आती है इनपुट डिवाइस, इनपुट में वो आपकी आती है MICR। यहाँ पर आपको MICR की फुल फॉर्म पूछ सकता है बंदा, तो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। या फिर यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ भी दे सकता है, रिकॉग्निशंस। इसकी कम चांस है कि आपको स्पेलिंग ये मिल जाए ऑप्शंस में, लेकिन रीडर आपको लगभग देगा। तो आपकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। इसका प्रयोग बैंक चेक तथा बैंक ड्राफ्ट को जांचने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस यहाँ से पर्सन्स आपके फुल फॉर्म से आते हैं, चाहे तो OMR हो या MICR हो या BCR हो। ज़्यादातर पर्सन्स पूछे जाते हैं वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि MICR का प्रयोग क्या है। तो MICR का प्रयोग क्या है, बैंक चेक तथा बैंक ड्राफ्ट को जांचने के लिए आप MICR मशीन का प्रयोग कर सकते हो। तो इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग बैंक चेक तथा बैंक ड्राफ्ट को जांचने के लिए किया जाता है। तो बैंक के अंदर यूज होती है बैंक चेक और ड्राफ्ट को जांचने के लिए MICR। और यदि फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद में अगली जो डिवाइस आती है वो आपकी आती है BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग बड़े बड़े मॉलों वगैरह में किया जाता है, जहां पर किसी भी सामग्री का बिल वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। जो भी पैकेट बंद सामग्री आपकी आती है उनके पीछे
एक लाइनों का समूह आता है जिसको बोलते हैं बारकोड। इनको पढ़ने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं बीसीआर। तो बारकोड को पढ़ने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बीसीआर बारकोड रीडर। ये क्या करती है कि इसके अंदर इन लाइनों को स्कैन करती है तथा आपकी जो वस्तु है उसका सीरियल नंबर या फिर उसका मूल्य, उसकी एक्सपायरी डेट, कब उसको बनाया गया, वो चीज़ें आपको इस समूह के अंदर दी जाती हैं। वो कैसे पता लगाती है? एक तो इनकी जो लाइनों की चौड़ाई है उसके आधार पर प्लस इसकी लंबाई के आधार पर वो एक डाटा इकट्ठा करती है चौड़ाई और लंबाई के आधार पर, और उसको रीड करने का कार्य कौन करता है? और उसको कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करने का कार्य करती है आपकी बीसीआर। तो बीसीआर का प्रयोग क्या है? पैकेटबंद सामग्री के पीछे आने वाली बारकोड लाइनों को रीड कर कंप्यूटर सिस्टम में उससे संबंधित निर्देश को ऐड करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। इसको कम पूछा जाता है एग्जाम में, बीसीआर को, एमआईसीआर और ओएमआर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ओएमआर किसके लिए यूज होती है? आपकी ओमार होती है, वो ओमार आंसर शीट को जांचने के लिए यूज होती है, और एमआईसीआर होती है बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट को जांचने के लिए। उसके बाद में अगली जो डिवाइस आती है वो आपकी आती है स्कैनर। स्कैनर का तो सभी को पता होगा, आपको किसी भी टेक्स्ट फाइल को या इमेज को स्कैन कर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी इमेज या टेक्स्ट फाइल को स्कैन कर उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिजिटल किसी भी हैश लिखी टेक्स्ट, इमेज या टेक्स्ट फाइल को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर कंप्यूटर में ऐड करने का कार्य किसका होता है? वो होता है आपका स्कैनर का। यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाता है, जो आपकी फाइल आप इसके अंदर जो ऐड होती हैं वो किस रूप में होती है? एक तो पीडीएफ में होती हैं। पीडीएफ में आप फाइल को क्या कर सकते हो? कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर सकते हो, और एक जेपीजी। एक पीडीएफ और दूसरी जेपीजी में आप फाइल को सेव कर सकते हो। तो पीडीएफ की जो है उसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर कई बार फॉर्मेट भी दे देता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपको फुल फॉर्म में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल ये देगा या फिर फॉर्मेट देगा। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखने के बाद करना कि आपको फाइल दे रखा है या फिर फॉर्मेट दे रखा है। दोनों कंडीशंस में आपका आंसर सही हो सकते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट। दूसरा आता है जेपीजी, जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप। तो स्कैनर से ये पूछ सकता है कि आपकी फाइल किस रूप में सेव हो सकती है, या तो आपकी फाइल पीडीएफ में सेव होगी या जेपीजी में होगी। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट, और जो जेपीजी होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वह जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछ सकता है कि किसी भी इमेज या टेक्स्ट फाइल को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर कंप्यूटर में ऐड करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका स्कैनर। दूसरा कार्य आपका स्कैनर है वो फाइल को किस रूप में सेव करता है, या तो पीडीएफ में करेगा या फिर जेपीजी में करेगा। यदि पीडीएफ में करता है तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट, और जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कई बार कि जो आपका पेपर साइज आती है A3 और A4 साइज की, उस पेज को स्कैन करने वाले प्रिंटर को क्या बोला जाता है। A3 या A4 साइज की जो पेपर को स्कैन करने का कार्य करते हैं उस स्कैनर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि A3 या A4 साइज के पेपर को स्कैन करने वाले प्रिंटर को क्या बोलते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हो गए आपके, चारों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है स्कैनर से आपको। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। आप जो अब फिलहाल जनरेशन में स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी टच स्क्रीन के रूप में काम करती है, स्मार्ट एलईडी भी आ गई हैं। तो उनमें क्या होता है कि उस डिस्प्ले के अंदर एक माइक्रोवेव किरणों का जाल बुना जाता है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब टच स्क्रीन होती है उसमें कौन सी किरणों का यूज किया जाता है, तो वो आंसर होगा आपको माइक्रोवेव किरण। इनका एक जाल बुना जाता है स्क्रीन के ऊपर, और जो सूचना होती है उसको आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। जो भी सूचनाएं आपकी होती है उन सभी सूचनाओं को किसमें,
आइकन में दर्शाया जाता है। और उस आइकन के ऊपर जैसे आप स्पर्श करते हो तो माइक्रोवेव जो किरणें का जो जाल बुना गया है वो जाल वहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है और उससे संबंधित जो सूचना होती है वो कहाँ पर जाती है, आपके सीपीयू के पास पहुँच जाती है और सीपीयू क्या करता है, उसका आउटपुट आपको प्रदान करता है। तो ये डिवाइस फिलहाल जनरेशन में चल रही है। आपके पास जो स्मार्ट मोबाइल है या स्मार्ट एलईडी हैं उनमें माइक्रोवेव किरणों का यूज़ का एक जाल बुना जाता है और जो सूचनाएं होती हैं उनको एक आइकन के रूप में स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। तो जैसे आप उस किसी भी आइकन को स्पर्श करोगे तो उस स्थान से क्या होता है, माइक्रोवेव का जो जाल होता है वो टूट जाता है, रिमूव हो जाता है और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो कहाँ पर पहुँचती हैं, सीपीयू तक पहुँचती है और सीपीयू उसका आउटपुट आपको क्या करता है, प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो टच स्क्रीन है उसमें कौन सी किरणों का जाल बुना जाता है, किसी कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव किरण। तथा दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि टच स्क्रीन में जो आपकी फाइल या फोल्डर होते हैं उनको किसके रूप में दर्शाया जाता है, आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद में अगली जो डिवाइस आती है वो आपकी आती है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, किसी भी इमेज को स्कैन कर कंप्यूटर में सेव करने का कार्य करता है। इमेज को स्कैन कर कंप्यूटर में ऐड करने का कार्य करता है। तो वेब कैमरा भी किसके रूप में होता है, ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में भी किस पार्ट का भाग है, टेक्स्ट। डिवाइस का एक हिस्सा है। क्या तो पर्सन यहां से ये पूछ सकता है जो वेब कैमरा है वो किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा इनपुट डिवाइस का है। और यदि ये पूछ ले कि इनपुट डिवाइस में किस पार्ट का हिस्सा है तो वो आपका आंसर होगा टेक्स्ट इनपुट डिवाइस का। तो ये जो डिवाइस है ये आपकी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिनका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करते हुए या फिर उसको टाइप करते हुए कंप्यूटर सिस्टम तक निर्देश पहुंचाए जाते हैं। वो सभी डिवाइसेज आपकी होती हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। अब जो अगला पार्ट आपका आता है वो आता है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस का। दूसरा पार्ट है, एक पार्ट आपका हो गया टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दूसरा पार्ट है वो कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। इस भाग में वे डिवाइस आती है जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाए गए एरो के चिन्ह को कंट्रोल करती है। वो सभी डिवाइसेस कहलाती है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस, जिसमें शामिल है सबसे पहला माउस, दूसरी डिवाइस शामिल है जॉयस्टिक, तीसरी डिवाइस शामिल है आपकी ट्रैक बॉल, फोर्थ नंबर पर डिवाइस आती है आपकी टच पैड,
तो ये डिवाइसेस हैं जो आपके एरो के चिन्ह को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। एक होती है लाइट पेन जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। वो भी क्या है, कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस का एक हिस्सा है। माउस सभी का आपको देखा हुआ है। माउस में कुल कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन, लेफ्ट, लेफ्ट बटन, राइट, तथा तीसरा होता है स्क्रॉल। माउस में 3 बटन होते हैं। फर्स्ट बटन होता है वो होता है आपका लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन और बीच में आता है वो आपका होता है स्क्रॉल बटन। इसका प्रयोग किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए या फिर किसी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक का कार्य किसी भी कमांड सूची को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसी भी ऑप्शन से संबंधित कमांड सूची को ओपन करने के लिए हमेशा राइट की का प्रयोग किया जाता है। और स्क्रॉल बटन है उसका प्रयोग फाइल में ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए किया जाता है। उसके बाद में दूसरी डिवाइस आती है आपकी जॉयस्टिक आती है, जिसका प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए एक रिमोट कंट्रोल आता है, उसको क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं आपकी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में एरो के चिन्ह को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वैसे ज़्यादा तो इनका प्रयोग रिसर्च संस्थानों में होता है जहाँ पर मिसाइल वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, इस डिवाइस के माध्यम से मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। उसको लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, जिस दिशा में लेके जाना होता है वो पूरा का पूरा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ट्रैक बॉल के द्वारा किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ब्याह शादियों में क्रेन सिस्टम अप्लाई करते हैं, लगवाते हैं। उसके अंदर कैमरे को लेफ्ट से या राइट लेके जाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। उसमें डिवाइस लगी होती है, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। उसके बाद में अगली डिवाइस आती है वो आपकी आती है टच पैड। टच पैड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, माउस के स्थान पर ही इसका यूज होता है। जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर माउस के स्थान पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए टच पैड का यूज किया जाता है। उसके बाद में आते हैं लाइट पेन। लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जिसका प्रयोग ग्राफिक्स वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस के भाग थे। इनपुट डिवाइस के 2 भाग थे, एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस और दूसरा था कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। तो इन डिवाइसों को हम एक सारणी में लिख लेंगे, टेक्स्ट की एक तरफ और कर्सर की एक तरफ, ताकि जब एग्ज़ाम में हम पढ़े तो इनको हमारे को ये ध्यान में रहे कि कौन सी डिवाइस इनपुट में शामिल है और वो किस किस पार्ट से संबंधित है। तो एक साथ लिखते हैं हम इनपुट डिवाइसों को सभी को। इनपुट डिवाइस के 2 पार्ट हैं, एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दूसरी है कर्सर। तो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी शामिल है, सबसे पहले आती है कीबोर्ड, दूसरी OMR, OCR, उसके बाद में MICR, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, उसके बाद में वेब कैमरा, तो ये डिवाइस है वो आपके टेक्स्ट इनपुट डिवाइस हैं।
और इनपुट डिवाइस के भाग हैं। दूसरे आते हैं कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस, जिसमें आपका माउस शामिल है, जॉयस्टिक शामिल है, ट्रैक बॉल, टच पैड, और लाइट पेन। तो ये जगह एक जगह पर रख लेंगे ताकि हमें जब भी पढ़ना पड़े तो इन डिवाइसों के नाम हमारे याद रहें, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन डिवाइसों के नाम से ही आते हैं कि आपको पूछ लेंगे इनमें से इनपुट डिवाइस का भाग कौन सा है, तो ये इनपुट डिवाइस के भाग हैं। या फिर ये पूछ लेंगे टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है और कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। बाकी इनके प्रयोग हमने पीछे पढ़ लिए, कीबोर्ड का प्रयोग, OMR का, OCR का, स्कैनर का, टच स्क्रीन का और वेब कैमरे का। तो वो कार्य हम वहाँ पर देख लेंगे। और वैसे हमें ये सारणी याद रखनी है कि कौन कौन सी डिवाइस हमारे इनपुट में शामिल है और कौन कौन से भाग हैं इनपुट के। उसके बाद में अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस का। जो दूसरा पार्ट है हार्डवेयर का, इनपुट आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब आप किसी निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी निर्देश दे देते हो, उसके बाद उसको आप वापस किसी माध्यम से प्राप्त करते हो, वो माध्यम आपको क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जिसमें आपकी शामिल है LCD, LED, मॉनिटर, तो ये डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त करते हो। प्रिंटर है, प्लॉटर है, तो ये सभी डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त करोगे। तो इनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, जिनके माध्यम से आप दिए गए इनपुट को वापस प्राप्त करते हो, जिस माध्यम से वो डिवाइसेस आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरा पार्ट आता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस हैं वो आपकी दो प्रकार की होते हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरी होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इनमें फ़र्क क्या होता है? जब आप स्क्रीन के माध्यम से किसी सूचना को प्राप्त करते हो, मतलब ये है कि जब तक आपके पास डिस्प्ले नज़र आ रही है, मतलब ये है कि पावर ऑन है आपके सिस्टम में, तब तक आप सूचनाएं प्राप्त करते हो, वो डिवाइस आपकी होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मतलब स्क्रीन के माध्यम से आप सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हो, जिसमें शामिल है आपकी LCD, LED और मॉनिटर। ये डिवाइस हैं जिनके माध्यम से आप स्क्रीन के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करते हो, और इनमें सूचनाएं तब तक दिखाई देती हैं आपको जब तक आपके सिस्टम में क्या हो, पावर ऑन रहती है। जैसे पावर चली जाएगी तो आपकी सूचनाएं बंद हो जाएंगी, और जब वापस पावर आएगी तभी आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपका आता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। मतलब ये है कि जिन डिवाइसों के माध्यम से आप हार्ड कॉपी के रूप में सूचनाएं प्राप्त कर लोगे, वो डिवाइस आपकी कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपका प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है। तो ये डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप हार्ड कॉपी के रूप में सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब है
हाँ कि आप यदि ये सूचनाएं प्राप्त कर लेते हो तो पावर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आप किसी पेपर या पेज के ऊपर अंकित कर ले हुए सूचना और उसको कभी भी आप आवश्यकता पड़ने पर रीड कर सकते हो, उसमें पावर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाली जो डिवाइसेज हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, उनमें सूचनाएं तब तक दिखाई देती हैं जब तक आपके सिस्टम में क्या रहता है, पावर ऑन रहता है। तो आगे के जो इनकी फुल फॉर्म वगैरह है वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।